नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण नामक बुक में से कालीबंगा आहड़ की सभ्यता के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बेराट की सभ्यता भी अपने जयपुर बेराट की से संबंधित है, तो थोड़ा सा इसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है अपने कालीबंगा और आहड़ की सभ्यता। ये उद्देश्य है, फिर प्रस्तावना है, कालीबंगा का उत्खनन, फिर प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा, सामाजिक जीवन, हड़प्पा युगीन कालीबंगा, सामाजिक जीवन, फिर अनुभागीय सारांश, फिर ताम्रपाषाण युग की सभ्यता है आहड़। आहड़ का सामाजिक जीवन, अनुभागीय सारांश, बेराट के विषय में अध्ययन, फिर ये सारांश बोध प्रश्न वगैरह है। अब मेन है उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप ये जान सकेंगे कि राजस्थान के उत्तरी भाग में नगरीय सभ्यता का क्या स्वरूप था, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ तथा उनका स्वरूप क्या था, बेराट का इतिहास में क्या महत्व है। प्रस्तावना: 1856 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन का कार्य करते समय पंजाब में रावी नदी के किनारे टीलों में दबे हुए पुरावशेषों का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ था। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता आती है, उसी के तहत अनेक स्थानों पर उत्खनन कार्य किया जाता है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। उसी दरमियान राजस्थान में कालीबंगा की जो सभ्यता होती है, उसका जो उत्खनन वगैरह हुआ था, उसके विषय में जो शुरुआत कैसे हुई थी, प्रस्तावना, उसके विषय में इसमें बताया गया है। 1856 में अंग्रेजों द्वारा लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन का कार्य करते समय पंजाब में रावी नदी के किनारे टीलों में दबे हुए पुरावशेषों का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। 1872 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी पुरावशेषों का अध्ययन किया तथा प्राचीन सभ्यता का अनुमान लगाया। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इन टीलों में पुरातात्विक उत्खनन प्रारंभ किया तथा ये उजागर हुआ कि हड़प्पा ग्राम के समीप इन टीलों में हमारे देश की प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। कालांतर में यहाँ अनेक विद्वानों ने भी उत्खनन कार्य किया, जिनमें माधव स्वरूप वस्त, केदारनाथ शास्त्री, मार्टी मिलर व्हीलर आदि उल्लेखनीय हैं। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंध क्षेत्र में हड़प्पा से लगभग 600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। धीरे धीरे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की तरह अनेक पुरा स्थल खोज डाले गए, जिनमें चनोदड़ो, सुतका गेंगडोर उल्लेखनीय है। इन पुरा स्थलों की खोज से सर्च विश्व को ये ज्ञात हो गया है कि भारत में भी प्राचीन काल में एक महान सभ्यता का विकास हुआ था, जिसमें बड़े बड़े नगरों की स्थापना हो चुकी थी। यही नहीं, विश्व के अब क्षेत्रों से ज्ञात हुई तत्कालीन अन्य सभ्यताओं की तुलना में विशिष्ट थी, जैसे सुरक्षात्मक दीवार द्वारा रक्षित गढ़ी क्षेत्र, सीधी और चौड़ी सड़कें तथा उनके दोनों ओर पक्की नालियां आदि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं थी। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमारे देश का विभाजन हो गया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन सभ्यता के प्रमुख केंद्र पाकिस्तानी भूभाग के अंतर्गत चले गए। तत्पश्चात भारतीय पुरातत्ववेताओं व इतिहासकारों ने भारतीय क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा उत्तरी राजस्थान के में घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में 25 से अधिक टीले खोज डाले गए। इनमें से कालीबंगा नामक पुरास्थल भी प्रकाश में आया। कालीबंगा दिल्ली से 310 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में
सूखी घग्गर नदी के बाएं किनारे पर दो टीलों के रूप में स्थित है। घग्गर नदी को प्राचीन काल से में सरस्वती नदी कहा जाता था। इसका वैदिक साहित्य में उल्लेख प्राप्त होता है। कालीबंगा का उत्खनन 1960-61 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बीबी लाल एवं बीके थापड़ के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन प्रारंभ हुआ, जो लगभग एक दशक तक विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। कालीबंगा के ये टीले आसपास की भूमि में से लगभग 12 मीटर ऊंचे थे तथा आधा किलोमीटर तक विस्तृत थे। इस उत्खनन कार्य से यह स्पष्ट हुआ है कि यहाँ इन टीलों में केवल हड़प्पा युगीन सभ्यता के ही अवशेष नहीं दबे हैं, बल्कि उससे भी पहले की सभ्यता के अवशेष है। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता को विद्वानों ने प्राक हड़प्पा सभ्यता कहकर संबोधित किया। कालीबंगा में मुख्यतः दो टीले, प्रथम पश्चिमी टीला जो अपेक्षाकृत छोटा लेकिन ऊंचा है, द्वितीय पूर्वी टीला जो अपेक्षाकृत नीचा, कम ऊंचाई तथा विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी टीले को जड़ी क्षेत्र तथा पास के टीले को ही नगरीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में जो टीला था उसको गड़ी, ये जड़ी नहीं है, गड़ी क्षेत्र तथा नीचे के टीले को नगरीय क्षेत्र कहा जाता था। पश्चिमी टीले के निम्न स्तरों में प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हीं प्राक हड़प्पा कालीन पुरावशेषों के ऊपरी स्तरों में हड़प्पा कालीन संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा युगीन निवासियों की बस्ती एक सुरक्षात्मक दीवार परकोटा द्वारा सुरक्षित की गई थी। यह दीवार 4.10 मीटर मोटी एवं 30 × 20 × 10 मीटर सेंटीमीटर के आकार की कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित की गई थी। यह परकोटा उत्तर से दक्षिण में 250 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम में 180 मीटर चौड़ा था। इस बस्ती में मकानों के निर्माण के लिए भी कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। पक्की ईंटें केवल स्नानागार, नाली एवं कुएं आदि के निर्माण में प्रयुक्त हुई है। प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा की संस्कृति के परिचय का प्रमुख माध्यम उनकी विशिष्ट कुंभकार कला थी, जिसका प्रमाण है विभिन्न प्रकार के मृद भांड। विद्वानों ने इन्हीं 6 भागों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, सी, डी, ई, एफ नाम दिया गया है। फैब्रिक ए, ये मृदभांड लाल एवं गुलाबी रंग के थे तथा इनकी बनावट सूत्री नहीं थी। इन पर काले एवं सफेद रंग से अलंकरण किया गया था। फैब्रिक बी, इन्हें सावधानी से बनाया गया था तथा ऊपरी भाग पर लाल जिल्द चढ़ाई गई थी तथा निचले भाग को खुरदरा बनाया गया था। फैब्रिक सी, इस श्रेणी में लाल एवं बैंगनी झाई युक्त मृदभांड थे। इन पर काले रंग से अलंकरण किया गया था। फैब्रिक डी, ये लाल रंग के मोटे तथा मजबूत किस्म के पात्र थे। इनमें भारी घड़े एवं तसले मुख्य थे। तसलों के भीतरी भाग में खुर्च कर अलंकरण किया जाता था। फैब्रिक ई, इस श्रेणी के पात्रों में लाल रंग के छोटे तथा मंझोले आकार के मृदभांड यथा ढक्कन, कटोरियां, सफेद पात्र, थालियां आदि प्राप्त हुई है। फैब्रिक एफ, इस श्रेणी में स्लेटी रंग के पात्र थे। इन पर सफेद एवं काले वर्णक से अलंकरण किया गया था। अन्य घरेलू सामग्री के अंतर्गत त्रिभुजाकार पक्की मिट्टी के केक, घिया प्रस्तर तथा तांबड़े प्रस्तर के मणके, संग की चूड़ियां, पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी, पहिए, खंडित बेल की मृण मूर्ति, कड़े, हड्डी की बनी सलाइयां, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे के परसू आदि भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा की बस्ती के चारों तरफ परकोटे की उपस्थिति तत्कालीन समाज में असुरक्षा की भावना का संकेत है। संभव है बाढ़ से भी सुरक्षार्थ इसका निर्माण किया गया है। ये लोग अपने आवासों का निर्माण कच्ची ईंटों से करते थे।
स्नानागार तथा नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। स्नानागार तथा नालियों के निर्माण में घरों की दीवार तथा फर्श पर गारे का प्लस्तर किया जाता था। खाना बनाने के लिए तंदूर तथा चूल्हों का प्रयोग होता था। इन पर भी प्लस्तर किया जाता था। इनके आर्थिक जीवन में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। ये उन्नत तरीके से कृषि कार्य करते थे। एक साथ दो फसलों की उपज प्राप्त करना जानते थे। हल संभवतया लकड़ी के होते थे। सिंचाई के लिए बांध एवं नहरों का प्रयोग करते थे। ये लोग जौ एवं गेहूं का मुख्य रूप से उत्पादन करते थे। सिलवट्टों से अनाज पीस कर रोटी बनाई जाती होगी, जिन्हें तंदूर एवं चूल्हों पर पकाया जाता था। ये लोग मांसाहारी भी थे। भेड़, बकरी एवं मछली आदि का मांस खाया जाता था। पशुपालन यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था। ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं बैल को विशेष रूप से पालते थे। बैल कृषि कर्म हेतु तथा बैलगाड़ी द्वारा सामान ढोने में काम लिया जाता था। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा के निवासी सौंदर्य प्रिय थे। गले में मणिकाओं की माला धारण करते थे। आंखों में अंजन या सुरमा डालने में सलाइयों का प्रयोग करते थे। बाल संवारते थे। हाथ एवं पैरों में चूड़ियां भी पहनते थे। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती का तिथि क्रम 2400 ईसा पूर्व निर्धारित हुआ है। इसके पश्चात इस बस्ती को रेत द्वारा आवर्त किए जाने के प्रमाण मिले हैं। संभव है रेत का विस्तार किसी प्रकार के भूकंप का संकेत हो। स्पष्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण इन लोगों ने इस स्थान को त्याग दिया था। नेक्स्ट है हड़प्पा युगीन कालीबंगा। राजस्थान के उत्तरी भाग के अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति से संबंध स्थल अभी तक अन्यत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा संस्कृति का विस्तार राजस्थान के उत्तरी भाग तक ही सीमित था। नगर योजना हड़प्पा संस्कृति के अन्य पुरास्थलों की भांति कालीबंगा में भी दो टीले दिखाई देते हैं। पश्चिम में ऊंचा एवं छोटा टीला, पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचा एवं बड़ा टीला। छोटे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है तथा बड़े टीले को नगरीय क्षेत्र। इन दोनों को अलग अलग परकोटे से सुरक्षित किया गया है। ये परकोटे की दीवार 900 मीटर मोटी है तथा इसके निर्माण में 40 इंटू 20 इंटू 10 तथा 30 इंटू 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा के नगर की व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि इसे एक निश्चित योजना के आधार पर बसाया गया था। संपूर्ण नगर में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली चौड़ी चौड़ी सड़कें जो 7.2 मीटर चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण प्रकार की थी। इन सड़कों के जाल से संपूर्ण नगर कई चौकोर खंडों में विभक्त हो गया था। इन चौकोर खंडों को मोहल्ला या कॉलोनी कहा जा सकता है। इन सड़कों के किनारे ऊंचे ऊंचे चबूतरे मिले हैं जिन पर संभवतया दुकानें लगती थी। मोहल्लों में जाने के लिए इन प्रमुख सड़कों से आदि आदि चौड़ी यानी कि 36 मीटर मोहल्ले की सड़क होती थी तथा इससे अधिक चौड़ी 1.80 मीटर गली की सड़क होती थी। प्राय भवनों के प्रमुख द्वार गली की सड़क पर खुलते थे। इन तीनों प्रकार की सड़कों के दोनों ओर पक्की ईंटों से निर्मित गंदे पानी की निकास हेतु नालियां बनाई गई थी जो ढकी हुई होती थी। सामान्यतः घर पर्याप्त लंबे चौड़े होते थे। इनके मध्य में आंगन तथा 3 और कक्षों का निर्माण किया जाता था। इनके मुख्य द्वार गली की ओर खुलते थे जो 70 से 75 सेंटीमीटर चौड़े थे। द्वार पर प्राय एक ही फाटक लगाया जाता था। मिट्टी कूट कर
मकानों के फर्श का निर्माण किया जाता था। मकानों की छत समतल होती थी, जिनका निर्माण लकड़ी की सह तीरों से किया जाता था। मकानों से गंदे पानी के निकास हेतु नालियां थी, जो गली की नाली में खुलती थी, और ये गली की नाली मोहल्ले की नाली में, जो मुख्य सड़क के पासरों में बनी नाली में खुलती थी। इस प्रकार अंततः गंदा पानी शहर के बाहर चला जाता था। इन नालियों की सफाई की समुचित व्यवस्था थी। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। कालीबंगा के नगर एवं मकानों के भग्नावशेषों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश लोगों का जीवन सामान्य रूप से समृद्ध था। समाज में धर्मगुरु यानी पुरोहित, चिकित्सक, कृषक, कुंभकार, बढ़ई, सोनार, दस्तकार, जुल्हाए, ईंट एवं मन के निर्माता, व्यापारी आदि व्यवसायों से संबंध लोग निवास करते थे। संभवतः धर्मगुरु का तत्कालीन समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। यह वर्ग गढ़ी क्षेत्र में निवास करता था और धार्मिक क्रियाएं करता एवं करवाता था। इसके साथ ही गढ़ी क्षेत्र में शासक वर्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण कर्मचारी तथा संपन्न लोग निवास करते थे। नगर क्षेत्र में सामान्य जन रहते थे। उत्खनन में प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि ये लोग दोनों प्रकार की भोज्य सामग्री का उपयोग करते थे। शाकाहारी लोग फल फूल, दूध, दही, जौ, गेहूं आदि का प्रयोग करते थे तथा मांसाहारी लोग भेड़, बकरी, हिरण, सुअर, मछली, कछुआ, मुर्गा आदि के मांस का। कालीबंगा के निवासियों के जीवन में त्योहार एवं धार्मिक उत्सवों का महत्व था। साथ ही खिलौने, पासे, मत्स्य कांटे आदि की उपलब्धता ने इनके जीवन में मनोविनोद के महत्व को भी प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। उत्खनन में प्राप्त मूर्तियां, मुद्राएं, मृदपात्र तथा कुछ पाषाण की कलाकृतियां ऐसी उपलब्ध हुई है जिनसे तत्कालीन निवासियों के धार्मिक जीवन का ज्ञान होता है। कालीबंगा के गढ़ी क्षेत्र में कच्ची ईंटों के चबूतरे पर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। इनमें कुछ जले हुए अन्न के दाने तथा कोयले भी प्राप्त हुए हैं। इनको देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि ये किसी न किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का अंग थी। इस प्रकार की अग्नि वेदिकाएं तत्कालीन अन्य पुरास्थलों जैसे बाणावली, राखी गढ़ी आदि में हुए उत्खनन में भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा के निवासियों के जीवन में सरस्वती नदी का विशेष महत्व तो था ही, साथ ही घरों में अंडाकार कुएं भी मिले हैं और अग्नि वेदिकाओं के पास भी कुआं मिला है। संभवतः स्नान या पवित्रता से संबंधित किसी प्रकार की अवधारणा विद्यमान थी। उत्खनन में जो समाधान प्राप्त हुए हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वे मृत्यु उपरांत जीवन के किसी के विषय में किसी न किसी प्रकार का विश्वास अवश्य रखते थे, क्योंकि मृतकों के साथ खाद्य सामग्री, आभूषण, मनके, दर्पण तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड आदि रखे हुए मिले हैं। आर्थिक जीवन। कालीबंगा के भग्नावशेषों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्यतः सभी लोगों का जीवन समृद्ध था। सुख एवं समृद्धि के लिए लोगों में विविध प्रकार के साधनों का उपयोग किया था। सरस्वती नदी द्वारा लाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी उनके कृषि जीवन की समृद्धि का कारण थी। अस्थि अवशेषों, मृदभांडों पर अंकित चित्रों तथा खिलौनों से उनके पशुधन का ज्ञान होता है। वे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, सुअर एवं ऊंट आदि पालते थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों की समृद्धि का मुख्य स्रोत उस समय का उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य था। ये व्यापार एवं वाणिज्य देश के अन्य क्षेत्रों से तथा विदेशों से जल एवं स्थल दोनों मार्गों से हुआ करता था। कालीबंगा से हड़प्पा संस्कृति के अन्य केंद्रों को अनाज, मनके तथा तांबा भेजा जाता था। कालीबंगा को तांबा
संभवतः गणेश्वर क्षेत्र सीकर एवं झुंझुनू से प्राप्त होता था। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र तथा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उपकरण, बर्तन, आभूषण बनाने में होता था। स्थानीय उद्योग पर्याप्त विकसित थे। कुंभकार का मृदभांड उद्योग अत्यंत विकसित था। वह विभिन्न प्रकार के मृदभांड चाक पर बनाता था तथा भट्टी में अच्छी तरह पकाता था। इनमें मर्दभांड, कलश, बीकर, तस्तरियां, पाल, टोटीदार बर्तन, छिद्रित भांड तथा थैलियां मुख्य हैं। हस्तनिर्मित कुछ बड़े मर्दभांड भी प्राप्त हुए हैं जो अन्नादि संग्रह हेतु काम में लिए जाते थे। इन मर्दभांडों पर काले एवं सफेद वर्णकों से चित्रण भी किया जाता था, जिसमें आड़ी तिरछी रेखाएं, लूप बिंदुओं का समूह, वर्ग गज, वर्ग जालक, त्रिभुज, तिरंगाकार रेखाएं, अर्धवृत्त, एक दूसरे को काटते वृत्त, शल्कों का समूह आदि के प्रारूप मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त पीपल की पत्तियां तथा चौपत्तियां, फूल आदि का अंकन भी प्राप्त हुआ है। बड़े एवं मोटे बर्तनों पर कुरेदकर भी अलंकरण किया गया है। किन्हीं किन्हीं मृदपात्रों पर ठप्पे लगे हुए मिले हैं तथा कुछ पर तत्कालीन लिपि में लिखे लेख भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, मोहरें, मूर्तियां, चूड़ियां, मणके, औजार आदि से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन कालीबंगा समाज में शिल्प कला का उचित स्थान रहा है। सोना, चांदी, अर्ध बहुमूल्य प्रस्तर, शंख आदि से आभूषणों का निर्माण किया जाता था। स्त्रियां कानों में कर्णाभरण, कर्णफूल, बालियां पहनती थी, बालों में पिन्ने लगाती थी, गले में गणकों का हार धारण करती थी, हाथों में शंख, मिट्टी, ताम्र एवं सेल खड़ी से निर्मित चूड़ियां पहनती थी, अंगुलियों में अंगूठी पहनती थी। एक शव के साथ ताम्र दर्पण एवं कान के पास कुंडल भी मिला है। स्पष्टतया कालीबंगा निवासी प्रसाधन प्रेमी थे। कालीबंगा के लोग मृतकों के शव 3 प्रकार से विसर्जित किया करते थे। से शरीर समाधान, इस विधि में आयताकार या अंडाकार गर्त में शव को पीठ के बल लेटा दिया जाता था, जिसका सिर उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर रखे जाते थे। शवों के साथ उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार मृदपात्र एवं अन्य सामग्री भी रखी जाती थी। यहाँ एक समाधि गर्त ऐसा मिला है जिसकी दीवारें ईंटों से बनाई गई हैं, उन पर प्रस्तर किया गया है तथा इसमें रखे गए शव के साथ 72 मृतपात्र प्राप्त हुए हैं। इसे सहज ही यह अनुमान लगाया गया है कि ये किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के शव था। आयताकार गड्ढे, ये समाधान गर्त आयताकार है लेकिन इनमें शवों के अस्थि अवशेष नहीं मिले हैं। संभवतः ये प्रतीकात्मक समाधान विधि रही होगी। संभवतः जब किसी व्यक्ति की मृत्यु दूरस्थ प्रदेश में हो जाती थी और उसका शव यहाँ नहीं लाया जा सकता था, तब ऐसी विधि द्वारा धार्मिक कर्मकांड संपन्न किए जाते रहे होंगे। प्रतीकात्मक समाधान, इस विधि में एक अंडाकार गर्त बनाया जाता था जिसमें मृत पात्र, आभूषण, मनके, दर्पण इत्यादि सामग्री रख दी जाती थी। इनमें भी शवों के अवशेष नहीं मिले हैं। अनुभागीय सारांश, हड़प्पा सभ्यता के समय उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, प्राचीन काल में यह सरस्वती नदी का मार्ग था, के किनारे कालीबंगा नामक नगर स्थित था। सुरक्षात्मक दीवार द्वारा रक्षित ये हड़प्पा संस्कृति का राजस्थान में मुख्य केंद्र था। उत्खनन में यहाँ हड़प्पा संस्कृति से भी पूर्वकालीन संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कहा जाता है। कालीबंगा के हड़प्पा युगीन गढ़ी क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसके दक्षिणी अर्धांश में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कार्बन 14 तिथिकरण के आधार पर प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा की कालावधि 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के मध्य तथा हड़प्पा युगीन कालीबंगा की 2150 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी के मध्य स्वीकार की जाती है। यानी कि प्री हड़प्पन कालीबंगा की अवधि है 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व तथा हड़प्पा युगीन कालीबंगा की है
2150 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार की जाती है। ताम्रपाषाण युग आहाड़, जिस समय हरियाणा, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तरी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त थी, लगभग उसी समय या उसके परवर्ती काल में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जिस संस्कृति का उदय हुआ वह आर्ट संस्कृति या बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। इस संस्कृति का सर्वप्रथम ज्ञान उदयपुर नगर के पूर्व में स्थित आहाड़ नामक ग्राम से हुआ, इसलिए इसे आर्ट संस्कृति कहा जाता है। इसी प्रकार इस संस्कृति से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल बनास नदी एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र से ज्ञात हुए हैं। इसलिए इस संस्कृति से संबंध लगभग 50 पुरा स्थल प्रकाश में लाए जा चुके हैं। राजस्थान में आर्ट संस्कृति के 4 प्रमुख पुरा स्थलों का उत्खनन किया जा चुका है। नंबर 1 है आहाड़ उदयपुर, नंबर 2 है गिलुंड राजसमंद, नंबर 3 है बालाथल उदयपुर और नंबर 4 है ओजियाना भीलवाड़ा। आहाड़ उदयपुर नगर के पूर्व में रहने वाली नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्राचीन काल में इसे ताम्बवती या ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। 10वीं-11वीं सदी में आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी इसे कहा जाता था। वर्तमान में स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। यह धूलकोट मिट्टी का दुर्ग 500 मीटर लंबा तथा 250 मीटर चौड़ा तथा 15 मीटर ऊंचा एक मिट्टी का टीला है जो अपने में प्राचीन अवशेषों को दबाए हुए है। आहाड़ की खोज 1954-55 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल ने की तथा उन्होंने यहीं लघु प्रस्तर पर उत्खनन करके इसके महत्व की स्थापना की। तत्पश्चात 1961-62 ईस्वी में प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया, आर.सी. रतनचंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार एवं कुछ विदेशी विद्वानों ने मिलकर यहाँ विशाल पैमाने पर उत्खनन कार्य किया। इस उत्खनन से ये ज्ञात हुआ है कि इस स्थल पर यह बस्ती अनेक बार बसी है तथा उजड़ी है, जिसे मोटे तौर पर 2 महत्वपूर्ण कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। निम्न स्तरों से संबंधित संस्कृति आहाड़ संस्कृति है। ऊपरी स्तरों की बस्ती परवर्ती कालीन बस्ती थी, यानी कि निम्न स्तरों से संबंधित संस्कृति आहाड़ संस्कृति है और ऊपरी स्तरों की बस्ती परवर्ती कालीन बस्ती है। ये ऊपरी स्तर की बस्ती परवर्ती कालीन बस्ती थी। ये लोहे युगीन सभ्यता की परिचायक है। आर्ट संस्कृति से संबंध स्थलों पर हमें उत्खननों में कहीं कहीं पर पाषाण उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, कहीं पर केवल ताम्र उपकरण ही उपलब्ध हुए हैं। ताम्र उपकरणों के साथ विशिष्ट प्रकार के काले और लाल मर्दबाण मिलना इस संस्कृति की विशेषता रही है। यह संस्कृति पर्याप्त क्षेत्र में प्रसारित थी। उदयपुर जिले में आहाड़, गिलुंड, बालाथल, दारोली एवं चित्तौड़गढ़ जिले में हिंगवानियों, भगवानपुरा, उमानंद, नागौली, भीलवाड़ा जिले में ओजियाना, डुरिया, गीगाखेड़ा, ऊंचा कादूकोटा, अमली, बिहार तथा डूंगरपुर जिले में झाड़ोल, बेसपुरा, देपुरा, कारेलिया आदि संस्कृति के प्रमुख पुरा स्थल है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संस्कृति उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों तक विस्तृत थी। आहाड़ सामाजिक जीवन। आहाड़ संस्कृति के निवासियों का रहन सहन, खान पान, वस्त्राभूषण, व्यवसाय, आमोद प्रमोद के साधन आदि की जानकारी उत्खनन में प्राप्त आवास उपकरण, मृण मूर्तियां, मृद पात्र आदि से भले भांति होती है। आवास। आहाड़ संस्कृति पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ के निवासी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण यहीं कर लेते थे और इन वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। उत्खनन से यह स्पष्ट हुआ है कि लगभग 2000 ईसा पूर्व में ये लोग इस स्थान पर आए
और स्थानीय तौर पर उपलब्ध पत्थरों से नींव डालकर अपने निवास हेतु भवनों का निर्माण किया है। इन्होंने मकानों की दीवारें ईंटों से बनाई थी। कुछ दीवारें बांस की चट्टाइयों के दोनों ओर मिट्टी का पलस्तर करके भी बनाई गई थी। भवनों की फर्श काली चिकनी मिट्टी को कूट कूट कर बनाई तथा छत घास फूस बांस बल्लियों की सहायता से हल्के वजन की बनाई। आवासों की छत वर्तमान की तरह दोनों ओर से ढलवा बनाई जाती थी। छत में से ऊंचा रखने के लिए मकानों के मध्य में लकड़ियों के आधार स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। फर्श में इन स्तंभों के को गाड़ने के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। आवास पर्याप्त लंबे चौड़े होते थे। उत्खनन में एक 30 x 15 फीट तथा 45 फुट लंबे आवास के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इनको बीच की बांस की चट्टाइयों से निर्मित दीवारें खड़ी करके अनेक खंडों में बांट दिया जाता था। एक तरफ के खंड का रसोई के रूप में प्रयोग किया जाता था। रसोई में एक से अधिक चूल्हे एक साथ प्राप्त हुए हैं जिन पर गारे का लेप भी किया जाता था। स्पष्ट है कि सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। खान पान रसोई घर के पास आसपास सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं जिनमें एक सील का माप 4 x 3 फुट है। अनेक पशुओं की अस्थियों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। ये लोग गेहूं ज्वार एवं चावल के खाद्यान्नों के रूप में उपयोग करते थे तथा मछली कछुआ भेड़ बकरी भैंसा मुर्गी हिरण सुअर आदि जानवरों का मांस भी खाते थे। इन्हें शाकाहार के साथ साथ मांसाहार भी प्रिय था। वस्त्राभूषण आहड़ के उत्खनन में 4 मानव मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है तथा कुछ मृत भांडों पर विशिष्ट प्रकार का चित्रण है जिससे हम इस संगति के निवासियों के वस्त्राभूषण की जानकारी प्राप्त करते हैं। एक खंडित नारी मृण मूर्ति कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए है तथा मृत पात्रों की काली सतह पर सफेद बिंदुओं से ऐसा चित्रण किया गया है जो छींट जैसा अलंकरण दिखाई देता है। इस प्रकार परोक्ष से अनुमान किया जा सकता है कि आभूषणों में गणकों का सर्वाधिक उपयोग होता था। ये कार्नेलियन क्रिस्टल फेयास जेस्पर सेल खड़ी तथा लेपिस लाजुली से बने हैं। कुछ अस्थियों से बने मनके भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से बने लंबे एवं गोल कर्णभूषण तथा चूड़ियां भी प्राप्त हुई है। मणकों से माला हार करधनी का निर्माण किया जाता था। हाथ पैरों में कड़े चूड़ियां छल्ले धारण करते थे। बालों में पिन्ने तथा कानों में कर्णाभूषण। मनोरंजन आमोद प्रमोद के लिए संस्कृति के लोगों के जीवन में आखेट का महत्व था। वन्य क्षेत्रों से बंद जीवों का आखेट एक और जहां प्रिय मनोरंजन क्रम था तो दूसरी ओर खाद्य सामग्री की आवश्यकता की उपलब्धता थी। इसी तरह मछली पकड़ना भी दोनों उद्देश्यों की पूर्ति का साधन था। बच्चों के लिए खिलौनों का महत्व था। उत्खनन में हाथी घोड़े बैल तथा गाड़ी के पहियों की मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई है। कोई भी कलाकृति जो मिट्टी से निर्मित हो तथा फिर अग्नि में पका ली गई हो उसे मर्ण मूर्ति टेराकोटा कहा जाता है। यानी कि कोई भी कलाकृति जो मिट्टी से निर्मित हो तथा फिर अग्नि में पका ली गई हो उसे मर्ण मूर्ति यानी कि टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट आर्थिक जीवन आहड़ निवासियों की आर्थिक जीवन में कृषि पशुपालन साल उद्योग मृदभांड उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य आदि सभी साधनों का महत्व था। ये लोग कृषि में गेहूं ज्वार एवं चावल की खेती करते थे। कृषि उपकरणों में तांबे की कुल्हाड़ियां उपलब्ध हुई है। पशुओं में गाय भैंस बैल भेड़ बकरी पाली जाती थी। ये लोग हाथी एवं घोड़े से भी परिचित थे। इनके आरंभिक जीवन में ताम्र उद्योग एवं मृदभांड उद्योग का विशेष महत्व रहा होगा, लेकिन ये उद्योग धंधे इनके समुदाय के लिए ही थे। मृदभांड उपयोग
उद्योग। प्राचीन काल में धातुओं के अनुपस्थिति में दैनिक जीवन में उपयोग हेतु मिट्टी के बर्तनों का बहुतायत से उपयोग होता था। मृदवान तत्कालीन कलाकार की कलाकृतियों के आधार स्वरूप भी थे। आहट संस्कृति के प्रमुख पात्र काले और लाल रंग के होते हैं। इनकी इनका निचला भाग तो लाल होता था, किंतु कंधे से ऊपर का एवं भीतर का संपूर्ण भाग काला होता था। ये उल्टी तपाई विधि से पकाए जाने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के विशिष्ट रंग के बन जाते थे। इस विधि को विज्ञान की भाषा में करने से अपचयन की स्थिति में जलन और ऑक्सीकरण की स्थिति में जलन कहा जाता है। इन मृत पात्रों पर सफेद वर्णक से छोटी छोटी बिंदुओं द्वारा त्रिभुज, चतुष्कोण, वृत्त, रेखाएं, झालक तथा पासनुमा आकृतियों का अंकन किया जाता था। इन मृद पात्रों के साथ गहरे लाल रंग के मृद बांध भी प्राप्त हुए हैं। इन पर उकेरण विधि यानी कि ऊपर चिपकाई गई विधि तथा तराश कर अलंकरण किया जाता था। ये पात्र आकार में बड़े हैं, संभवतः इनमें अन्नादि संग्रह किया जाता रहा होगा। ताम्र उद्योग। आहट संस्कृति के निवासी ताम्र उपकरणों का निर्माण करना भली भांति जानते थे। हड़प्पा संस्कृति और गंगा घाटी की ताम्र निधि संस्कृति के अतिरिक्त आहट संस्कृति के पुरास्थलों से ही सर्वाधिक ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। आहट क्षेत्र में लगभग 40 खदानें हैं, जहां वर्तमान में भी खुदाई करके ताम्र खनिज निकाला जाता था। आर.सी. अग्रवाल ने आहट से 12 किलोमीटर दूर मतून एवं उमरा नामक स्थलों पर ताम्र निष्कर्षण के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। स्पष्ट है आहट निवासियों को ताम्र धातु सहज उपलब्ध थी, इसी कारण उन्हें लघु पाषाण उपकरण भी की आवश्यकता नहीं हुई। जबकि इसी संस्कृति के पूरा स्थल गिलुंड से कुछ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में तांबे की कुल्हाड़ियां, छल्ले, चूड़ियां तथा सलाइयां प्राप्त हुई है। कुल्हाड़ियों में आयताकार सपाट जिनका धारयुक्त भाग अर्धचंद्राकार है प्राप्त हुई है। एक गड्ढे में ताम्र खनिज तथा एक तांबे पर पत्थर भी प्राप्त हुआ है। ये लोग ताम्र धातु का निष्कर्षण यही करते थे। विद्वानों का अनुमान है कि ये लोग इस क्षेत्र में ताम्र खनिज की उपलब्धता के कारण ही आकर बसे थे। व्यापार वाणिज्य। इस संस्कृति के लोग एक ऐसे सामाजिक ढांचे में अवस्थित थे जिससे यह आशा नहीं की जा सकती कि इनका व्यापार वाणिज्य अन्य स्थलों से भी होता था। यदि कुछ होता भी था तो उसे हम इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग नहीं कह सकते। मालवा, नवदा टोली, औरा, नागदा तो अरसा तथा कायथा में इनका संबंध था। इन सभी स्थानों पर काले और लाल मृद भांडों की बहुतायता है और उन पर किया गया अलग की समानता प्रदर्शित करता है। यह भी संभव है कि तांबे के उपयोग की विधि इन्हीं से सीखी गई थी हो। स्पष्ट है कि अन्य स्थलों से इन लोगों का कोई संबंध या संपर्क तो था, उसका एकमात्र कारण ताम्र ही रहा होगा। अतः स्पष्ट है कि ये लोग अन्यत्र से आए थे। प्राकृतिक आकर्षणों में ने लोगों को यहाँ खींचा और उनसे संस्कृति के नए चरणों का प्रारंभ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कराया। उदयपुर का ये भाग 3 ओर से पर्वतों से घिरा है, जिसमें आवागमन के लिए कुछ घाट बने हुए हैं। उत्तर पूर्व की ओर खुला भाग चंबल और यमुना घाटी की ओर है। इसलिए अतीत में लगभग 2000 ईसा पूर्व में इसी भाग में लोग यहाँ आए। इन लोगों ने बनास नदी घाटी क्षेत्र में बसकर परिवेश का पूरा लाभ उठाया और लगभग 700 से 800 वर्षों तक रहते रहे। अनुभागीय सारांश। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चंबल एवं उसकी सहायक नदी
बनास के किनारे लगभग 2000 ईसा पूर्व में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे बनास संस्कृति या ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति का सर्वप्रथम ज्ञान उदयपुर के निकट आहट नामक पुरा स्थल से हुआ, इसलिए इसे आहट संस्कृति भी कहा जाता है। यह ग्रामीण संस्कृति थी। ये लोग काले एवं लाल रंग के मृदमान बनाते थे तथा ताम्र उपकरणों का उपयोग करते थे। इस संस्कृति का कालमान 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इस प्रकार हमने कालीबंगा और आहट नामक दो संस्कृतियों का अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता। राजस्थान राज्य के उत्तर पूर्व में जयपुर जिले का विराटनगर या बेराट कस्बा एक तहसील मुख्यालय है। यह क्षेत्र पुरातत्व एवं इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान राज्य के उत्तर पूर्व में जयपुर जिले का विराटनगर या बेराट कस्बा एक तहसील मुख्यालय है। यह क्षेत्र पुरातत्व एवं इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राचीन काल में मत्स्य जनपद, मत्स्य देश एवं मत्स्य क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया जाने वाला ये क्षेत्र वैदिक युग से वर्तमान काल तक निरंतर अपना विशिष्ट महत्व प्रदर्शित करता रहा है। यह क्षेत्र पर्याप्त बंद संपदा वाला पर्वतीय प्रदेश है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के निकट छोटी छोटी ग्रेनाइट चट्टानों की पहाड़ियां भी है। इनमें नैसर्गिक रूप से निर्मित सुरक्षित आश्रय स्थल भी है। इस प्रकार से प्राचीन काल में मानव के लिए यह अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां दिखाई देती है। पाषाण युग। पाषाण युग पर्वतीय कंदराओं, गुफाओं एवं वन्य प्राणियों वाला यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से मानव के आकर्षण का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के प्रमाण पाषाण युग से ही प्राप्त होने लगते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने आसानी से उपलब्ध पाषाण, लकड़ी एवं हड्डी का किसी न किसी प्रकार से उपयोग किया है। लकड़ी एवं हड्डी दीर्घकालीन परिस्थितियों में नष्ट हो गई, लेकिन पाषाण, जिसको उसने उपयोगी बनाने के लिए थोड़ा बहुत गड्ढा है, तरासा है, उपलब्ध होते हैं। इसीलिए इस युग के मानव को पाषाण युगीन मानव कहा जाता है। इस क्षेत्र में डिंगारिया एवं भानगढ़ से पेबुल टूल प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पूरा पाषाण युगीन उपकरण पेलियोलिथिक टूल्स कहा जाता है। पूरा पाषाण युगीन मानव पूर्णतः प्रकृति जीवी था। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फल फूल, कंदमूल, आखेट में मारे गए वन्य पशुओं से अपनी भूख मिटाता था। पाषाण युग की द्वितीय अवस्था मध्य पाषाण युग के उपकरण बेराट के उत्तर एवं दक्षिणी दोनों भागों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में पर्यावरण में भारी परिवर्तन हुए, जिसके कारण वन्य पशु अनुकूल स्थलों की ओर गमन कर गए। बड़े जानवरों के शिकार पर आश्रित रहने वाला मानव अब छोटे छोटे जानवरों का आखेट करने लगा। इसी कारण उसे अब अपेक्षाकृत छोटे औजार बनाने पड़े, जिन्हें लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। इस काल में मानव पानी की झीलों के किनारे टीलों पर अस्थायी रूप से झोपड़ियां बनाकर रहने लगा था। धीरे धीरे उसने हाथ से मृद पात्रों का निर्माण करना सीखा। ये कम पके तथा रेत से निर्मित
बेड़ों एवं भाड़ों तथा मोटे हैं। इस काल में मानव के मन में सौंदर्य भावना का उदय दिखाई देता है। लघु पाषाण उपकरणों पर कलात्मक रेखांकन इसका उदाहरण है। उसे शैलाश्रियों की सपाट भित्ति अब एक विस्तृत कैनवास के रूप में उपलब्ध है। मर्दबाण निर्माण के साथ पात्रों की सतह भी उसकी कलात्मक प्रवृत्तियों का आधार बनी। इसलिए लघु पाषाण युगीन मानव ने सर्वप्रथम अपने आश्रय स्थलों शैलाश्रयों की छत एवं दीवारों पर लाल रंग से विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण किया है। विराटनगर की पहाड़ियां, गणेश डूंगरी, बिजक डूंगरी तथा भीम डूंगरी के शैलाश्रयों में चित्रांकन उपलब्ध होता है। यह चित्रांकन लघु पाषाण युग से प्रारंभ होकर दीर्घ काल तक किया जाता रहा। यह शैल चित्र तत्कालीन मानव द्वारा निर्मित उसके जीवन के विविध पक्षों की स्पष्ट जानकारी प्रामाणिक स्रोत है। ताम्र युग। मध्य पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ और धातुओं में सर्वप्रथम ताम्र धातु का। ताम्र पाषाण की अपेक्षा अधिक सुदृढ़, सुडौल, सुंदर एवं उपयोगी सिद्ध हुआ। इसे इच्छानुसार आकृति प्रदान की जा सकती थी। अब उसे स्थायी औजार उपलब्ध हुए। धातु ज्ञान ने तत्कालीन मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस काल में वे मृद पात्रों का निर्माण भी चाक पर करने लगा था। ये पात्र आकर कलर पात्र परंपरा के नाम से जाने जाते हैं। हाथ लगाने से झड़ने लगते हैं तथा हाथों पर सिंदूर या गेरू का रंग लगने लगता है। इन मृद भांडों पर उकेरण विधि द्वारा अलंकरण किया जाता था। जोधपुरा, जयपुर एवं गणेश्वर सीकर के उत्खनन में इससे साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। ये लोग ताम्र धातु को खनिज से निकालना तथा उससे उपकरणों का निर्माण करना जानते थे। इससे उनकी तत्कालीन समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। सीमित तौर पर हुए उत्खनन से उनके सामाजिक जीवन पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। विद्वानों का अनुमान है कि इनके द्वारा प्राप्त किया गया ताम्र तथा निर्मित किए गए उपकरण तत्कालीन केंद्रों को भी भेजे जाते थे। आर.सी. अग्रवाल के मतानुसार ये लोग अपने ताम्र उपकरणों को तत्कालीन सेंधव केंद्रों को भी निर्यात करते थे। इनके जीवन में आखेट का महत्व था। उत्खनन में अनेक अस्थियों के टुकड़े मिलना इसका प्रमाण है। मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं। अन्य ताम्र उपकरणों में कुल्हाड़ियाँ, चाकू, भाले, बाणाग्र, छेनियाँ, चूड़ियाँ, छल्ले, पिन्ने आदि प्राप्त हुए। इस क्षेत्र की ताम्र युगीन संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ताम्र संस्कृति यानी आर्ट संस्कृति से पूर्णतः भिन्न है तथा किंचित पूर्वकालीन थी। लोह युग। इस क्षेत्र में पेंटेड ग्रे पात्र परंपरा यानी स्लेटी रंग के चित्रित पात्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी में ये संस्कृति 1100 ईसा पूर्व में विद्यमान थी तथा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रचलित रही। ये पात्र स्लेटी रंग के हैं। इस पर काले एवं गहरे भूरे रंग से किया गया चित्रांकन प्राप्त हुआ है। ये पात्र पतले एवं हल्के हैं। इनका यह विशिष्ट रंग अपचयन विधि से पकाने के कारण हुआ लगता है। चित्रांकन के प्रारूपों में अधिकांशतः ज्यामितिक आकृतियां जैसे आड़ी तिरछी रेखाएं, बिंदुएं, अर्धवर्त, वर्तों की श्रृंखला, स्वास्तिक आदि का अंकन प्राप्त हुआ है। पात्र प्रकारों में मुख्यतः कटोरे एवं तस्तरियां प्रमुख है। ये लोग निवास हेतु बांस एवं सरकंडों के आवास का ढांचा तैयार करके उस पर मिट्टी का प्लास्टर करते थे। कई कई कच्ची ईंटों के आवास के प्रमाण भी मिले हैं। इनका जीवन ग्रामीण संस्कृति का दिखाई देता है। मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। खाद्यान्नों में गेहूं एवं चावल का उत्पादन किया जाता था। पशुओं में गाय, भैंस, बैल एवं सूअर तथा आसू पाले जाते थे। उत्खनन में भेड़ बकरी की हड्डियां भी मिली है। इन्हें भी दूध, मांस एवं चर्म के लिए पाला जाता था। इस संस्कृति के लोग लोहे धातु से परिचित थे। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन में इस संस्कृति के मृद पात्रों के साथ लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
ये लोग लोहे से चाकू, तीर, कला, हंसिया, कुदाल, कुल्हाड़ी, चिमटा, कील आदि उपकरणों का निर्माण करते थे। पेंटेड ग्रे पात्र संस्कृति पीडब्ल्यूजी के पश्चात बेराट क्षेत्र में उत्तरी काली चमकीली मृदपाट संस्कृति यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के ये अवशेष इस संस्कृति के ये विशेष मृदपात्र सामान्यतः उत्तरी भारत में मिले हैं और इन पर काले रंग की चमकीली सतह है, इसलिए इसका ये विशेष प्रकार का नामकरण किया गया है। इन मृद पात्रों को भली प्रकार तैयार की गई मिट्टी से घूमते हुए चाक पर तैयार किया जाता था। सूखने पर आग में पकाया जाता था, गिरने पर धात्विक खनक सुनाई देती थी। ये मृद पात्र पतले और हल्के होते थे। पात्रों में प्रयुक्त प्रमुखतः किनारों की थालियां, कटोरे, ढक्कन तथा छोटे कलश है। इस संस्कृति का कालक्रम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था, जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। संभवतः इसी कारण से उत्तरी भारत में द्वितीय नागरिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। अतिरिक्त उत्पादन में भारी वृद्धि नागरिक क्रांति का प्रमुख कारण है। नागरिक समाज का आर्थिक जीवन जटिल होने लगा, परिणाम स्वरूप वस्तु विनिमय से परेशानी होने लगी। इन्हीं आवश्यकताओं और आर्थिक जटिलताओं ने सिक्कों के प्रचलन का मार्ग प्रशस्त किया। ताम्र एवं रजत निर्मित हाथ सिक्के पंचमार्क कॉइन्स हमारे देश के प्राचीनतम सिक्के हैं। लेख रहित तांबे के सिक्के भी इनके समान प्राचीन माने गए हैं। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य के विकास में भारी प्रगति हुई। मौर्य साम्राज्य कालीन बेराट प्राय मौर्य साम्राज्य कालीन बेराट मौर्य काल में बेराट का विशेष महत्व था। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक के काल में प्रस्तर खंडों पर 2 शिलालेख उत्कीर्ण कराए गए थे। प्रथम जो बीजक की पहाड़ी पर स्थित था को 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने खोजा तथा सुरक्षा की दृष्टि से 1840 ईस्वी में कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया। द्वितीय भीम की डूंगरी के पूरी भाग की तलहटी में एक शिलाखंड पर अंकित है। 1871 ईस्वी में कार्लाइल ने इस क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया तथा 1936 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी पर दयाराम साहनी ने पुरातात्विक उत्खनन किया। उत्खनन में मौर्यकालीन अशोक स्तंभ, बौद्ध मंदिर एवं बौद्ध विहार के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। 1962 ईस्वी में एन.आर. बनर्जी ने पुनः उत्खनन किया। 1990 ईस्वी में गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी एवं भीम डूंगरी के शैलाश्रयों में अनेक चित्रित शैलाश्रय खोजे गए। इस प्रकार बेराट क्षेत्र पुरा संपदा से संपन्न होने के कारण पुरावेताओं इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। बेराट में किए गए पुरातात्विक उत्खननों से यह प्रमाणित होता है कि ये बात धर्मानुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित था तथा मौर्य सम्राट अशोक का इस क्षेत्र से विशेष लगाव था। परवर्ती काल में इसका ध्वंस किया गया क्योंकि स्तंभ, छत्र, स्तूप आदि के हजारों टूटे हुए टुकड़े प्राप्त हुए हैं। दयाराम सारनी के मतानुसार ये विनाश लीला हूण शासक मिहिर कुल द्वारा की गई थी। हूण शासक मिहिर कुल ने 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक काल में पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्र में 15 वर्षों तक शासन किया था। चीनी यात्री हवनसांग अपने विवरण में लिखता है कि मिहिर कुल ने पश्चिमोत्तर भारत में 1600 स्तूप और बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया था तथा 9 कोटि बौद्ध उपासकों का वध किया। संभवतः इस विनाश काल में ही बौद्ध धर्मानुयायी ने कूट लिपि यानी गुप्त लिपि का इन पहाड़ियों के शैलाश्रयों में प्रयोग किया। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि को अत्यधिक अलंकृत करके लिखा जाना ही कूट लिपि यानी गुप्त लिपि संक लिपि है।
इनका लाल रंग से 200 से अधिक शिलाखंडों के विभिन्न सतहों पर अंकन हुआ है। सारांश: उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जयपुर जिले का विराटनगर या बेराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद कहलाता था। पुरातात्विक दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। यहाँ उत्खनन में मौर्यकालीन बौद्ध मंदिर, स्तूपों एवं बौद्ध विहारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित 2 शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमने विस्तार से कालीबंगा, आहड़ एवं बेराट सभ्यता के विषय में अध्ययन किया। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और निश्चय ही इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद।